साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रातःवंदन। आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पे। आप सभी जानते हैं कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार सप्ताह के 3 दिन हम आपके लिए लेकर के आते हैं बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ साथ बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2026 के लिए एक समेकित कक्षा लेकर के आते हैं। साथियों, हम आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर के आते हैं जो इन तीनों परीक्षाओं को विशेष तौर पर केंद्रित करते हैं। और ये किस विषय के लिए? हम पेपर 2 एजुकेशन के लिए कक्षा होती है सोमवार, मंगलवार और बुधवार, और इसी समय पर बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को हम पेपर 1 की कक्षाएं आप सभी के लिए लेकर के आते हैं। तो जुड़ जाइए आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपनी इस क्लास में। इससे पहले हम आगे बढ़े, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, सूचनाएं आप सभी के साथ साझा कर देते। साथियों, हम आपको बता दें कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ साथ बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारे पास जो बैच उपलब्ध है उसका नाम है विजय पथ बैच। क्या नाम है? विजय पथ बैच। साथियों, आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध है, जिसमें हमारे पास जो उपलब्ध विषय है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, संस्कृत, एजुकेशन और उर्दू। साथियों, हमारे पास ये विषय बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ साथ यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2026 पेपर 2 एजुकेशन के लिए ये उपलब्ध बैचेस हैं। साथियों, इसमें आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, और लाइव क्लासेस आपकी छूट जाएंगी तो हम इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे, बोर्ड पीडीएफ, चैप्टर वाइज नोट्स और एमसीक्यू। इसके साथ साथ साथियों हम आपको बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज करेंगे। साथियों, यह बैच 5100 रुपए का बैच है। साथियों, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 एजुकेशन की बात करें विशेष तौर पे साथियों, तो यह बैच भी आपको मिल जाएगा। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, बोर्ड पीडीएफ होगा, चैप्टर वाइज नोट्स होगा, एमसीक्यू, और हम बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज करके आपको इंस्ट्रक्शन उपलब्ध कराएंगे। साथियों, आज का जो पहला प्रश्न है जिसके विषय में हमें आपको बात करना है, प्रश्न कह रहा है यदि किसी बालक को अपने माता पिता तथा शिक्षकों से बार बार अस्वीकृति, दंड तथा चिढ़ाए जाने की स्थिति का सामना करना पड़ता हो तो इसकी परिणति क्या होती है? कई बार आपने देखा हो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि उनके माता पिता बार बार डिनाई करते हैं। माता पिता के बार बार डिनाई करने का मतलब यह है कि जब भी बच्चे किसी विशेष चीज को प्रस्तुत करते हैं, अपना कोई विचार रखते हैं या माता पिता से कुछ डिमांड रखते हैं, जब भी ऐसा कोई विचार आता है तो अक्सर ये देखा जाता है कि माता पिता क्या करते हैं, माता पिता उनकी बात को अस्वीकृत कर देते हैं। जब माता पिता उनकी बात को अस्वीकार कर देते तो इसकी स्थिति यही उत्पन्न होती है कि ऐसी स्थिति में बच्चे क्या कर सकते हैं? जब माता पिता बार बार अस्वीकार करेंगे, माता पिता उनको बार बार अस्वीकार करेंगे, या फिर ये देखा जाए कि शिक्षक बार बार उनको अस्वीकार करता है, या हर एक गतिविधि के लिए उनको बार बार दंड दिया जाता है, या फिर आप उनको चिढ़ाते हैं, तो इसकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? देखिए, एक बार किसी चीज को डिनाई करना, पनिश करना या फिर उसको चिढ़ाना ये अलग मसला है, लेकिन एक ही प्रकार की गतिविधि बार बार करना ये स्थिति अलग हो जाती है। यह स्थिति जो है वो क्या हो जाती है, वो अलग हो जाती है। अब इसके चलते क्या होगा? क्या मानसिक मंदता उत्पन्न होगा, अधिगम अक्षमता आएगी, बाल अपराध होगा, या मस्तिष्क में कोई विकृति उत्पन्न होगी? ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। समझते हैं इन चारों स्थितियां क्या क्या होती हैं। जैसे मेंटल रिटार्डेशन किसे कहते हैं, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, इसके विषय में समझते हैं। देखिए, मानसिक मंदता का मतलब यह है कि जब कोई बच्चा सीखने की स्थितियों में क्या हो जाता है, जब सीखने की स्थितियों में पीछे हो जाता है, और मुख्य रूप से उसकी जो बौद्धिक क्षमता है, उसकी जो क्या है, उसकी जो बौद्धिक क्षमता वो क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। बौद्धिक क्षमता क्या हो जाए, जब उस बच्चे की बौद्धिक क्षमता प्रभावित हो जाए, खास तौर पे उसका जो आईक्यू है वो लेस देन 90 हो जाए, क्या हो जाए, मानसिक रूप से मंद बालक किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, मानसिक रूप से मंद बालक जो होते हैं, ऐसे बालक जिनकी आईक्यू लेस देन 90 यानी कि 90 से कम आईक्यू वाले जो बालक है, उन्हें सामान्यतः मानसिक रूप से मंद बालक कहा जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये आपको कैसे पता, या हमें अगर पहचानना है कि कौन सा बालक किस श्रेणी में आएगा तो इस बात को हम कैसे जानें? आइए हम आपको बताते हैं कि अगर आपको यह समझना हो कि कौन सा बालक किस वाली श्रेणी में आएंगे तो उसके लिए एक तरीका है। तरीका क्या है? ये जो तरीका है इसको सबसे पहले जो प्रस्तावित किया गया, इस तरीकों को सबसे पहले प्रस्तावित किया गया किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा। क्या है? देखिए, जब आप बात करते हैं मानसिक मापन की बात करते हैं तो मानसिक मापन का अपना एक इतिहास है। मानसिक मापन का क्या है? अपना एक इतिहास है। क्या इतिहास है? मानसिक मापन शब्द जो है सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया गया था वो गाल्टन महोदय के द्वारा किया गया। सबसे पहले इसका जो प्रयोग है गाल्टन के द्वारा किया गया था। किस शब्द का प्रयोग? मानसिक मापन शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले गाल्टन के द्वारा किया गया था, क्योंकि हम एक ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंतर्गत कथन, कूट, कारक या मैचिंग वाले प्रश्न हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हमें सारी चीजें
क्रमबद्ध प्रकार से ज्ञात हो। तो साथियों जब मानसिक मापन की बात करते हैं तो मानसिक मापन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है ये किसके द्वारा किया गया? मानसिक मापन शब्द का प्रयोग सबसे पहले गाल्टन महोदय के द्वारा किया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। गाल्टन के द्वारा जो सबसे पहले मानसिक मापन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 1905 ईस्वी का दौर आता है। 1905 ईस्वी में दो व्यक्तियों का नाम बड़ी प्रमुखता के साथ लिया जाता है। सबसे पहला नाम जो लिया जाता है वो अल्फ्रेड विने का लिया जाता है। किसका नाम लिया जाता है? सबसे पहला जो नाम लिया जाता है वह आपके अल्फ्रेड विने का नाम लिया जाता है। किसका नाम लिया जाता है? सबसे पहले जो नाम लिया जाता है वह अल्फ्रेड विने का नाम लिया जाता है। किसका? अल्फ्रेड विने का। इनके साथ साथ एक और लोग थे जिनका नाम थियोडोर साइमन था। क्या नाम था? थियोडोर साइमन। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि अल्फ्रेड विने और थियोडोर साइमन ने 1905 ईस्वी में सबसे पहले प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। क्या किया था? प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। कब किया था? 1905 ईस्वी में इस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। क्या नाम था इस बुद्धि परीक्षण का? तो ध्यान रखिए, इस बुद्धि परीक्षण का जो नाम था उसे कहते हैं विने साइमन बुद्धि परीक्षण। क्या नाम था? इस बुद्धि परीक्षण का नाम था विने साइमन बुद्धि परीक्षण। और सबसे पहले यही तैयार किया गया साथियों, सबसे पहले यही तैयार किया गया था। कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाता है कि जो विने साइमन बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया था आखिर यह किस प्रकार के बालकों के लिए तैयार किया गया था? तो साथियों जो विने साइमन बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया था यह मानसिक रूप से मंद बालकों के लिए तैयार किया। किसके लिए? मानसिक रूप से मंद बालक जो थे उनके लिए ही इसको तैयार किया था। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि बुद्धि परीक्षण बनाना पड़ गया? तो साथियों उल्लेख ये मिलता है कि फ्रांस के उस समय पे जो शासक हुआ करते थे उन्होंने अपने स्तर से शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास किया। हर संभव प्रयास करने का आशय यह है कि जो भी संसाधन हो सकते थे वो संसाधन उन्होंने उपलब्ध कराए। अपने यहाँ के जो शिक्षा के क्षेत्र के बच्चे थे उनको संसाधन उपलब्ध कराए, सारी व्यवस्था उपलब्ध कराई। बावजूद इसके पता ये चला कि शिक्षा में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया है। तो इसकी वजह जानने के लिए उन्होंने तत्कालीन जो फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे अल्फ्रेड विने उनसे संपर्क किया और कहा कि इस चीज का पता लगाइए कि जब हम बच्चे को सारे संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं तो सारा संसाधन उपलब्ध कराने के बाद भी ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिसके चलते बच्चों में गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस चीज को जांचने के लिए ही प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। और कौन सी ईस्वी में? तो 1905 ईस्वी में। किसने तैयार किया था? तो अल्फ्रेड विने और थियोडोर साइमन ने। पहला बुद्धि परीक्षण था उसका नाम विने साइमन बुद्धि परीक्षण था। किस प्रकार के बालकों के लिए तैयार किया गया था? तो साथियों यह मंदबुद्धि बालकों के लिए इस परीक्षण को तैयार किया गया था। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। एक और घटनाक्रम होता है 1908 ईस्वी। 1908 ईस्वी में क्या होता है? 1908 ईस्वी में अगर आप देखेंगे तो अल्फ्रेड विने ने सबसे पहले मानसिक आयु के प्रत्यय का प्रयोग, मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है ना, मानसिक आयु किसने? अल्फ्रेड विने ने। अल्फ्रेड विने ने क्या किया? मानसिक आयु के प्रत्यय का प्रयोग किया या मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। आप ऐसे कह सकते हैं कि मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? अल्फ्रेड विने के द्वारा किया गया 1908 ईस्वी में। साथियों 1912 ईस्वी की अगर मैं बात करूं तो 1912 ईस्वी में क्या होता है? एक मनोवैज्ञानिक थे विलियम स्टर्न। क्या नाम था इनका? इनका नाम था विलियम स्टर्न। और विलियम स्टर्न महोदय ने क्या किया? विलियम स्टर्न ने 1912 ईस्वी में आईक्यू का प्रत्यय दिया। क्या? आईक्यू का प्रत्यय। अब आईक्यू क्या होता है? तो आईक्यू का मतलब होता है बुद्धिलब्धि, इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट जिसको हम बोलते हैं। अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कि बुद्धिलब्धि का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था तो विलियम स्टर्न के द्वारा आईक्यू का प्रत्यय दिया गया था। साथियों न केवल आईक्यू का प्रत्यय दिया गया था इनके द्वारा बल्कि बुद्धिलब्धि के सूत्र का, बुद्धिलब्धि के सूत्र प्रतिपादन का पहला प्रयास भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। बुद्धिलब्धि के सूत्र प्रतिपादन का जो प्रथम प्रयास साथियों वह इन्हीं के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1912 ईस्वी में। अब यहीं पर भ्रम उत्पन्न हो जाता है और जब भ्रम होता है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 1912 ईस्वी में बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। 1912 ईस्वी में बुद्धिलब्धि का सूत्र नहीं दिया गया बल्कि 1912 ईस्वी में क्या हुआ था? 1912 ईस्वी में केवल और केवल बुद्धिलब्धि
के प्रत्यय का प्रयोग किया गया था, हम ऐसे कह लें, या यूं कह लें कि बुद्धिलब्धि के सूत्र प्रतिपादन का प्रयास तो किया गया था, लेकिन यह जो प्रयास है वो सफल नहीं हुआ था। तो अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कि बुद्धिलब्धि के सूत्र प्रतिपादन का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो निसंदेह आप कह सकते हैं कि सर जो पहला प्रयास है वह विलियम स्टर्न के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1912 ईस्वी में इनके द्वारा जो है वह पहला प्रयास किया गया था। ठीक है, 1912 ईस्वी में इनके द्वारा सबसे पहले प्रयास किया गया था, और जो सबसे पहले प्रयास किया गया साथियों उसी का ये परिणाम था, उसी का परिणाम था कि इनको हम कहते हैं कि आईक्यू का प्रत्यय जो है वह इनके द्वारा दिया गया था। आईक्यू का जो प्रत्यय है वह इनके द्वारा दिया गया था। कोई समस्या बताइए। एक बार कमेंट कीजिएगा, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। एक बार कमेंट करेंगे। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साथियों। 1912 से विलियम स्टर्न के आईक्यू का प्रत्यय दिया गया, तो इसके बाद आते हैं एक और घटनाक्रम पर, और वो घटनाक्रम 1916 ईस्वी में घटित होती। कब होती है, 1916 ईस्वी में। एक मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम टर्मन, कुछ लोग उनको टर्मन कहते हैं, कुछ लोग उनको टर्मैन कहते हैं, आप जो चाहे कह सकते हैं। इन्होंने क्या किया, 1916 ईस्वी में आईक्यू का सूत्र दिया। क्या किया, आईक्यू का सूत्र दिया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बुद्धिलब्धि के सूत्र का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो टर्मन के द्वारा दिया गया था। अब आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो आईक्यू इक्वल टू होता है MA/CA, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 100 से करते हैं। ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला, जिसमें क्या है, MA जो है उसको मेंटल एज कहा जाता है। ये मेंटल एज जो होता है हमेशा ये क्रोनोलॉजिकल एज के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्रोनोलॉजिकल एज के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि विपरीत होता है। यही फॉर्मूला है जिसका प्रतिपादन जो है वह टर्मन के द्वारा किया गया था, और इसके बाद ही बुद्धिलब्धि के वितरण का वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया। बुद्धिलब्धि के वितरण का वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया, और जब इनके बुद्धिलब्धि के वितरण का वर्गीकरण किया गया तो वहीं आपको बताया गया कि ऐसे विद्यार्थी, ऐसे बच्चे जिनकी आईक्यू 90 से कम है, जिनकी आईक्यू क्या है, 90 से कम आईक्यू है, जिन छात्रों की आईक्यू 90 से कम है उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा मानसिक रूप से मंद बालक। क्या कहा जाएगा, मानसिक रूप से मंद बालक उन्हीं को कहा जाता है। बस यही बात बताने के लिए मैंने आपको पूरा इतिहास बता दिया। ऐसे बालक जिनकी आईक्यू लेस देन 90 होती, 90 से कम होती है, उन्हीं को हम मानसिक रूप से मंद बालक कहते हैं। अब साथियों ये जो मानसिक रूप से मंद बालक होते हैं इसमें भी कई सारी कैटेगरी होती है। कई सारी कैटेगरी का मतलब कुछ ऐसी कैटेगरी होती है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आप ट्रेंड कर सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको आप प्रशिक्षित कर सकते हैं। लेकिन साथियों कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आप प्रशिक्षित नहीं कर पाते हैं, केवल और केवल उनको शिक्षित करते हैं। साथियों वहीं पर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको ना तो आप शिक्षित कर पाते हैं ना ही प्रशिक्षित कर पाते हैं, उनको बिल्कुल कहा जाता है, उनको जड़ बुद्धि कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं साथियों, उन्हें जड़ बुद्धि कहा जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जड़ बुद्धि है भाई, वो जड़ बुद्धि कौन है, तो यहां जो जड़ बुद्धि है वो जड़ बुद्धि ऐसे विद्यार्थियों को कहा जाता है जिनकी आईक्यू 25 से कम होती। 25 से कम आईक्यू अगर है तो ऐसे छात्रों को क्या कहता है, ऐसे छात्रों को जड़ बुद्धि कहा जाता है। बस ये ध्यान रखना है, कई बार जड़ बुद्धि भी पूछ लेता है। जड़ बुद्धि का मतलब है कि इनको ना तो हम शिक्षित कर सकते हैं, ना तो इनको हम पढ़ा सकते हैं, और ना ही इनको हम प्रशिक्षित कर सकते हैं, यानी कि किसी कौशल का प्रशिक्षण दे सकते हैं। इन दोनों में से कोई नहीं कर सकते हैं। तो एक तो आपने समझ लिया कि भाई मानसिक रूप से मंद बालक क्या होते हैं।
दूसरा कह रहे अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं। क्या साथियों इनमें लर्निंग डिसेबिलिटी आएगी? नहीं भाई, इनमें लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं आएगी। तो आप पूछेंगे सर अगर इनमें लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं आएगी तो क्या आएगा, और लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है? तो समझिए जरा, एक ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको लर्निंग डिसेबिलिटी बोला जाता है। क्यों लर्निंग डिसेबिलिटी बोला जाता है, किस आधार पे इसको डिफाइन किया गया है? तो आप सबने एक बिंदु सुना होगा, एक अधिकार अधिनियम सुना होगा जिसको बोले आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बोला जाता है। और यह एक्ट कब का है? तो यह एक्ट जो है 2016 का एक्ट है। कब का एक्ट है भाई? ये 2016 का एक्ट है जिसको हम बोलते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है। क्या इनमें किन चीजों का प्रावधान किया गया है? तो हमारा जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है ना, ये क्या कहते हैं, दिव्यांग जन जो हैं, 2016 से ही विकलांग शब्द व्यक्ति जिनको कहा जाता था, विकलांग बच्चे जिनको कहा जाता था, उनके लिए अब दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है प्रधानमंत्री जी की सदप्रेरणा से। यानी कि ये पहल उन्होंने शुरू किया कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको हम माफ कीजिए, जो विकलांग बच्चे हैं उनको विकलांग ना कहकर उनको हम क्या कहें, दिव्यांग कहें। तो वहां से एक एक्ट आता है, उसको बोलते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बोलते हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। अब ये जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, इसमें प्रश्न आता है कितनी प्रकार की डिसेबिलिटी का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखिए कि इसमें कुल मिलाकर 21 प्रकार की, 21 टाइप्स की डिसेबिलिटी का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार की? 21 प्रकार की डिसेबिलिटी का उल्लेख किया गया है। इसने क्या किया, इसने जो है लास्ट वन वाले जो आपका एक्ट था उसको रिप्लेस किया है, और पुराना वाला जो एक्ट था उसमें कितने प्रकार की डिसेबिलिटी थी, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पिछला वाला जो एक्ट था उसमें कितने प्रकार की डिसेबिलिटी थी। ठीक है, उसको रिप्लेस किया इसने। जब रिप्लेस किया है तो रिप्लेस करने के बाद कुल मिलाकर कितनी प्रकार की डिसेबिलिटी आ गई है, तो कुल मिलाकर 21 टाइप्स की 21 प्रकार की डिसेबिलिटी का उल्लेख यहां पर किया गया है। जिसमें नया क्या जोड़ा गया है, जैसे एसिड अटैक जो लोग हैं, कौन? जो लोग एसिड अटैक वाले हैं, इनको नया जोड़ा गया है। ऐसे लोग जो लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित है ना, कुष्ठ रोग वालों को नया जोड़ा गया है। बौनापन, अगर ये प्रकार की समस्याएं भी किसी को हैं, जैसे किसी के ऊपर एसिड से अटैक कर दिया गया तो उसे भी लर्निंग डिसेबिलिटी की श्रेणी में दिया गया। अगर कुष्ठ रोग है तो वह भी दिव्यांग जन की श्रेणी में आएगा। अगर बौना है, शरीर उसका छोटा है, जो औसतन ऊंचाई या लंबाई होनी चाहिए वह नहीं प्राप्त है, तो वह भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत वह जो है दिव्यांग जन की श्रेणी में रखा गया है। उसी के अंतर्गत एक परिभाषा दी गई है लर्निंग डिसेबिलिटी की। किसकी परिभाषा दी गई है? लर्निंग डिसेबिलिटी की, जिसको हिंदी में हम लोग अधिगम अशक्तता कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम अशक्तता कहते हैं। अब देखो क्या है कि सुनने में आपको यह लगता होगा कि भाई अधिगम अशक्तता का मतलब है कि वह डिसेबल है, ही इज नॉट एबल टू लर्न, पर ऐसा नहीं है। वो सीखने में एबल है, वो सीखने में योग्य है, बट देयर आर सम डिफिकल्टीज इन लर्निंग। वहां उसके सीखने में क्या है, कुछ कठिनाई या कुछ परेशानियां आती हैं, इसी वजह से उसको क्या कहा गया, उसको लर्निंग डिसेबल कहा गया। क्या कहा गया? लर्निंग डिसेबल कहा गया। अब ये लर्निंग डिसेबिलिटी जो है, इट कैन बी डिफरेंट टाइप, ये कई प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। जस्ट लाइक कि यह आपकी क्या हो सकती है, यह सीखने की क्षमता जो है यह आपकी लेखन कला में हो सकती है, लिखने में हो सकती है, यह जो है पढ़ने में हो सकती है ना, ये पढ़ने भी हो सकती है। इट कैन बी मोटर स्किल्स, ये आपके गतिक कौशलों से संबंधित हो सकती है। तो ये जो है ना, ये लर्निंग डिसेबिलिटी जो ये कई प्रकार से हो सकती है, लेखन में हो सकती है, पढ़ने में हो सकती है, गतिक कौशल में हो सकती है। इसके साथ साथ चीजों को याद रखने से संबंधित भी आपकी जो डिसेबिलिटी होती है, ये कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत से भी संप्रेषण संबंधी एक क्षमता भी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप की डिसेबिलिटी होती है। अब डिफरेंट टाइप की जो डिसेबिलिटी होती है, अगर हम उसको डिफाइन करने चलें कि अलग अलग प्रकार के विषय सर थोड़ा विस्तार से बताइए, तो जैसे आप देखेंगे एक प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, उसको अलेक्सिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसको अलेक्सिया कहा जाता है। क्या कहता है? उसे अलेक्सिया कहा जाता है। कुछ लोग उसको अलेक्सिया कहते हैं और कुछ लोग उसको अलेक्सिया कहते हैं। अब ये दिस इज द काइंड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। ये एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसको हम अलेक्सिया या अलेक्सिया कहते हैं। व्हाट इज दिस? क्या समस्या इसमें बच्चों को होती है? तो कहते हैं ये जो अलेक्सिया होती है, जो अलेक्सिया होता है, जनरली क्या है, जनरली इसमें बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है ना, वो किस प्रकार से होती है? तो अलेक्सिया में बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो पढ़ने संबंधी क्षमता होती है। क्या होती है? रीडिंग डिसेबिलिटी जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? रीडिंग डिसेबिलिटी इसको कहा जाता है, रीडिंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। इसमें होता क्या है,
इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा जो है वो सही प्रकार से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, सही प्रकार से चीजों को कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। ऐसी एक और डिसेबिलिटी होती है जिसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिसको डिसलेक्सिया कहा जाता है, एक और प्रकार की डिसेबिलिटी होती। ये क्या है? यह एक प्रकार का पठन विकार है। क्या है? पठन विकार है। और इसको कई बार वर्ड जबलिंग भी लोग बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि कई बार बच्चे सा को वास पढ़ लेते हैं, बी को डी पढ़ लेते हैं, 6 को 9 पढ़ लेते हैं, न्यूक्लियर के शब्द को अनक्लियर पढ़ लेते हैं। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम यहां पर देखी जाती है जिसको हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। ऐसे ही एक अफेजिया होता है। अफेजिया जो होता है ये बेसिकली ये सीधे सीधे कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। किससे? कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, यानी कि इसमें बच्चा जो है वो ठीक प्रकार से संचार नहीं कर पाता है। ठीक है, संचार अफेजिया होता है। अफेजिया का एक और रूप होता है जिसको डिस्फेजिया कहा जाता है। यह भी एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है। ऐसी ही लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसको हम अप्रेक्सिया बोलते हैं ना, डिसकैलकुलिया बोलते हैं, डिस्ग्राफिया बोलते हैं। तो डिस्ग्राफिया वाली जो कैलकुलिया होती है, डिस्ग्राफिया जो होती है, डिस्ग्राफिया में डिसेबिलिटी में क्या होता है कि आपको जो राइटिंग होती है ना, राइटिंग स्किल जो होती है ये इफेक्ट कर जाती है। या तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हो पाती है या आप ठीक से शब्दों को लिख नहीं पाते हैं, वो आपका डिस्ग्राफिया होता है। ऐसे ही मैंने आपको बताया एक अप्रेक्सिया होता है ना। एक आपका क्या होता है? अप्रेक्सिया होता है। तो अप्रेक्सिया में क्या होता है? अप्रेक्सिया में आपका जो है जो मोटर स्किल्स होती हैं वो आपकी इफेक्ट कर जाती हैं, मोटर स्किल्स आपकी इफेक्ट कर जाती हैं। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है। और लर्निंग डिसेबिलिटी केवल इसलिए नहीं आती है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी केवल इसलिए नहीं आती कि माता पिता आपको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं, इसके चलते लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं आती है। तो आई होप कि अब इन दो ऑप्शन के विषय में आप समझ गए होंगे कि सर अगर हमारा टीचर हमको बार बार रोकता है, टोकता है, तो ना तो हम मानसिक रूप से मंद होंगे और ना ही हम अधिगम अक्षम होंगे। अब दो चीजें आती हैं। कह रहा है कि मस्तिष्क में विकृति होता है या ब्रेन डिसऑर्डर होता है। तो ब्रेन डिसऑर्डर बेसिकली जो होता है वो इंजरी के चलते होता है। किसके चलते होता है? ये इंजरी के चलते होता है। तो कोई अगर आपको बार बार रोक रहा है, टोक रहा है या ऐसी चीजों के लिए इफेक्ट कर रहा है, तो इससे क्या है ना, इससे जो है आपको आपका ब्रेन डिसऑर्डर नहीं होगा। अब अगर कोई आपको बार बार रोक रहा है, आपको कोई बार बार टोक रहा है ना, तो उसके पीछे मेन रीजन जो होगा ना, उसके पीछे जो मेन रीजन होगा वो ये होगा भाई कि जानते हैं क्या होगा इसमें? दिक्कत इस बात की आ जाएगी कि आप जो है अपराधी प्रवृत्ति के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका टीचर आपको बार बार इंटरप्ट कर रहा है। समझिएगा बात को, आपका टीचर आपको बार बार रोक रहा है, आप टीचर के प्रति रिएक्ट तो नहीं कर पाएंगे। आपके माता पिता आपको बार बार रोक रहे हैं, आप उनसे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं ले पाएंगे। मतलब अपने माता पिता को तो आप कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो बार बार आपको रोक रहे हैं, आपको दंडित कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या कीजिएगा? आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं? आप बताइए जरा। आपके पास ऑप्शन ये बचता है कि आपके अंदर बाल अपराध आ जाए। बाल अपराध का मतलब छोटी उम्र में ही आप अनैतिक गतिविधियों को या आपराधिक गतिविधियों को करने लग जाएं। ऐसे में करेंगे क्या? बाल अपराध में क्या आता है? तो बाल अपराध में झूठ बोलना आता है। क्या आता है? अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई एक बात बताओ कि बाल अपराध की श्रेणी में कौन कौन से व्यवहार आते हैं या बाल अपराध कहते हैं किसको है? बच्चों का अपराध यानी कि बाल अपराध। बाल अपराध की सीधी सी परिभाषा है कि 18 या उससे कम उम्र के बच्चे के द्वारा, ध्यान रखिएगा बाल अपराध किसको कहते हैं, तो 18 या उससे कम उम्र के बच्चे द्वारा, कम उम्र के बच्चे द्वारा ऐसा कोई भी गतिविधि या क्रियाकलाप कर दिया जाए। ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई भी क्रियाकलाप या गतिविधि कर दिया जाए जो समाज के द्वारा उसकी उम्र को ध्यान में रखकर, समाज के द्वारा उसकी उम्र को ध्यान में रखकर, उसकी उम्र को ध्यान में रखकर क्या कर दिया जाए, उसकी उम्र को ध्यान में रखकर अस्वीकार कर दिया जाए, डिनाई कर दिया जाए, ये कि दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, आपसे अपेक्षित नहीं था। मतलब ये कि कोई बच्चा 18 साल का है या 18 साल से कम की उसकी उम्र है, अगर वह ऐसी कोई भी गतिविधि क्रियाकलाप करता है जो समाज के द्वारा उसकी उम्र को ध्यान में रख करके अस्वीकार कर दिया जाता है कि दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, आपसे इस चीज की अपेक्षा नहीं थी, वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका बाल अपराध कहलाएगा। और जिस बच्चे के द्वारा ऐसी गतिविधि की गई है, इसी गतिविधि को हम क्या कहते हैं, इसी गतिविधि को हम बाल अपराध कहते हैं। इसी गतिविधि को हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसी गतिविधि को हम बाल अपराध कहते हैं। क्या यह बात आप समझ पा रहे हैं?
कि इसी गतिविधि को हम क्या कहते हैं, बाल अपराध कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि बाल अपराध में कौन कौन सी एक्टिविटी आ सकती है। तो बाल अपराध में क्या आएगा, किसी बच्चे का झूठ बोलना। अगर कोई बच्चा लगातार नियमित रूप से झूठ बोलता है, क्या करता है, नियमित रूप से अपने माता पिता परिवारीजन से, अपने शिक्षक से झूठ बोलता है, तो यह बाल अपराध। क्यों किया उसने ऐसा, ऐसा उसने इसलिए किया भाई क्योंकि जब वह कुछ भी करने जा रहा था तो आप उसको डांट दे रहे थे, आप उसको दंडित कर रहे थे, आप उसको टॉर्चर कर रहे थे। तो धीरे धीरे करके अब वह क्या करेगा, अब वह झूठ बोलने लग जाएगा। उसको पता है कि यदि मैं सही बात बता दूंगा सर को, सही बात बता दूंगा पिताजी को, मां को, भाई को, बहन को, जो हमसे बड़े हैं, तो इसके लिए हमें दंडित किया जाता है, हमें डांट लगाई जाती है, फटकार लगाई जाती है। तो अब वह सही चीज जो है आपको नहीं बताएगा। इसी को हम कहते हैं बाल अपराध। तो झूठ बोलना हो जाए, अगर वह बच्चा क्या कहता है, चोरी करता है, तो चोरी करना भी क्या है, झूठ बोलना, चोरी करना, यह भी अपराध है, विशेष तौर पे छोटी उम्र में, 18 से कम उम्र में। और क्या है, अगर आप किसी सार्वजनिक स्थल पर भ्रमण करते हैं, क्या सार्वजनिक स्थल पर अकेले भ्रमण करते हैं अकारण, अकारण का मतलब है कि बिना किसी कारण के अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाकर के टहलते हैं और आपकी उम्र 18 साल से कम है, तो यह भी क्या है, यह भी बाल अपराध है। अब टहलने का मतलब क्या, सार्वजनिक स्थल क्या, जैसे आपकी उम्र 18 साल से कम है और आप मंदिर पर जाकर के अकेले बैठे रहते हैं, आप रेलवे स्टेशन पे जाकर के बैठे रहते हैं या उसके आसपास घूमते हैं, आप बस स्टेशन पे जाकर बैठे रहते हैं या उसके आसपास घूमते हैं, तो इन सभी प्रकार की गतिविधियों को क्या कहा जाता है, इन सभी प्रकार की गतिविधियों को बाल अपराध कहा जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप स्कूल की कक्षाएं छोड़ करके भाग जाते हैं, बाजार घूमने चले जाते हैं, जिसको आप क्लास बंक करना बोलते हैं, अगर आप यह गतिविधि कर रहे हैं तो यह भी अपराध की श्रेणी में आता है, विशेष तौर पे बाल अपराध। इसके साथ साथ अगर आप कोई सामूहिक हिंसा करते हैं, क्या, अगर कोई सामूहिक हिंसा करते हैं तो साथियों यह भी बाल अपराध की श्रेणी में आता है। अब कहेंगे सर सामूहिक हिंसा क्या है, जैसे आपकी उम्र कम होती है, तो आपकी उम्र कम होने पर कई बार आप सीधे कोई अपराध नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आप क्या करते हैं, आप 2 या 2 से अधिक मित्रों का एक झुंड बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप में मिल करके आप किसी ऐसी गतिविधि को अंजाम देते हैं जो कि अनैतिक होती है, जो क्या होती है, अनैतिक होती है। जैसे अभी गेहूं की फसलें, बहुत सारे किसानों के खेत में जो है गेहूं की फसलें लगी हैं। अब आपने क्या किया, 2-4 मित्रों का सहारा लिया और रात को जाकर के आपने किसी किसान के गेहूं के खेत में या फसल में आग लगा दी, यह अपराध है। तो इस प्रकार की गतिविधि अगर आप करते हैं तो यह अपराध। और इतना ही नहीं, अगर आप मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो वह भी अपराध है। और न केवल मादक पदार्थों के सेवन करने का अपराध है, बल्कि समझिएगा, मादक पदार्थों का सेवन अगर आप करते हैं तो वह भी अपराध है। जैसे क्या है कि अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, दारू, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि आप इनका सेवन करते हैं तो यह अपराध, कानूनन अपराध नहीं होता है। हाँ, कुछ राज्यों में कानूनन अपराध होता है, लेकिन बहुत सारे जगहों पे या बहुत सारे राज्यों में कानूनन अपराध नहीं है, वहां पे इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन 18 साल से कम उम्र में अगर आप तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, दारू, सिगरेट, बीड़ी इन सबका सेवन करते हैं तो यह भी कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। और इतना ही नहीं, अगर आप मादक पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों के साथ रहते हैं, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, जो तंबाकू खाते, गुटखा खाते हैं, दारू, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं, अगर आप उनके साथ रहते हैं 18 से कम उम्र में, 18 साल से कम उम्र में, तो भी आप क्या माने जाएंगे, अपराधी बालक आप माने जाएंगे। और यह किया जाने वाला व्यवहार आपका क्या कहलाएगा, अपराध कहलाएगा। और देखिए, अगर आप किसी अश्लील साहित्य का अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, अगर आप किसी अश्लील साहित्य का अध्ययन करते हैं या फिर आप कोई ऐसी वीडियो देखते हैं, ऐसा कोई आप जो है ऑडियो सुनते हैं, तो इसे भी अपराध की श्रेणी में माना जाता है। यह है बाल अपराध। ये क्या है, यह आपका बाल अपराध है। बाल अपराध की बहुत सारे वजह हो सकती है, जिनमें से एक प्रमुख वजह यह होती है कि अक्सर क्या होता है कि बच्चों को उनके माता पिता जो है हर बार उनकी हर एक गतिविधि के लिए क्या कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं, पनिश करते हैं। तो एज ए गार्जियन आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपका बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है, इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी टू एक्सेप्ट इट, अगर जरा से भी कहीं गुंजाइश है तो अपने इस बच्चे के व्यवहार को स्वीकार करें, और अगर स्वीकार करने योग्य नहीं है तो उसे पनिश करने के बजाय आप उसको समझाएं
कि आपको इस प्रकार की गतिविधि क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी बच्चे को बार बार दंडित करेंगे, बार बार उसको आप रिजेक्ट करेंगे, अस्वीकृत करेंगे, आप उसको चिढ़ाएंगे, तो उसकी एक मुख्य वजह हो सकती है कि वह अपराध कर दे। जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, मेरे साथ बचपन में एक बार ऐसे घटनाक्रम हुआ कि तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ता था। तो तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ता तो हम लोग एक खेल खेलते थे, और खेल खेलने में क्या होता था कि हम लोग जो है अलती पलती बना करके और बैठते थे, और दोनों हाथ को ऐसे क्रॉस करके दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ते थे, और एक कोई बच्चा क्या करता था, उठा करके आपको दूसरी जगह रखता था। अगर इस दौरान आपके पैर का अंगूठा आपके हाथ से छूट गया तो फिर लोग आपको चिढ़ाते थे और फिर कोई ना कोई गतिविधि आपको करनी होती थी। जस्ट लाइक ऐसा ही खेल होता था। तो सुबह का समय था, प्रार्थना के समय से पहले हम लोग जो प्रेयर टाइम से पहले पहुंच गए स्कूल में, प्राइमरी स्कूल था, और थोड़ी थोड़ी ओस भी पड़ी हुई थी। तो हम लोग यही वाला खेल खेल रहे थे। अब मुझे क्या था, मुझे लोगों ने उठाया, मैंने अपने दोनों अंगूठों को होल्ड कर रखा था मजबूती से, मेरा छूटा नहीं, लेकिन एक बच्चा जो था उसने मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, मेरे साथ समस्या यह कि जब मैंने कोई गतिविधि नहीं की है और उसके लिए मुझे कोई ब्लेम करता है तो मतलब मैं बिल्कुल आग बबूला हो जाता हूं कि तो क्या कर डालूं। तो उसने जब मुझे चिढ़ाया तो मैंने रिएक्ट किया, मैं उसको मारने के लिए दौड़ा, क्योंकि वो गलत था तो भाग रहा था, मुझसे बच रहा था। भागते हुए पीछे से मैंने जब उसको पकड़ा तो उसकी कॉलर मेरे हाथ में आ गई, और वो भी बच्चा था, मैं भी बच्चा था, वो गिर गया, और गिरने के बाद भी वो हंस रहा था, लेकिन मैं खड़े खड़े उसको पैरों से मारे जा रहा था, और वो हंसते हंसते कब रोने लगा मुझे पता नहीं चला। इस बीच में उसके यहां पर स्टमच वाले पार्ट पे गंभीर चोट आई, और वो अगले कई दिन तक वो जो है स्कूल नहीं आ पाया, उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो मैंने उस समय ये जो गतिविधि की वो एक प्रकार का अपराध था, लेकिन ना समझ थे हम, तो हमने ऐसा किया। इसके पीछे वजह यह थी कि उसने मुझे चिढ़ाया। जस्ट लाइक कि अगर आप एक गार्जियन है, अपने बच्चे को बार बार आप चिढ़ाते हैं, इरिटेट करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं, उसको पनिश करते हैं, तो प्रतिक्रिया स्वरूप उस बच्चे में क्या आ जाएगा, उस बच्चे में अपराध के गुण आ जाएंगे। आपको समझने की आवश्यकता है कि बच्चे की चीज को स्वीकार कीजिए। कोई बच्चा ऐसे नहीं चोरी करता है, जब आप उसकी डिमांड को फुलफिल नहीं करते हैं तब वह चोरी करता है। अब इंपॉर्टेंट यह नहीं कि आप उसकी हर डिमांड को पूरा कर दीजिए, पर इंपॉर्टेंट यह है कि आप कम से कम उस बच्चे को यह समझाइए कि आपकी यह डिमांड ये फुलफिल करने योग्य है और आपकी यह डिमांड अनुचित है। तो उसको आप ये वाला अंतर समझाइए, ना कि उसको आप डांट करके चुप करा दीजिए कि नहीं इस पे बात नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे उस बच्चे के अंदर अपराध प्रवृत्ति आएगी और आगे चल करके वह चोरी करके अपनी उस आवश्यकता को पूरा कर लेगा। तो आई होप कि आप इस वाले प्रश्न को समझ पाए होंगे। इसका जो आंसर वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम निर्योग्यता का कोई प्रकार नहीं है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा है जो लर्निंग डिसेबिलिटी का एक टाइप नहीं है। यह भी प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। अब क्या डिसलेक्सिया दिया गया है, एलेक्सिया दिया गया है, डिस्ग्राफिया दिया गया है और आपका एस्फिक्सिया दिया गया है। आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा है जो अधिगम निर्योग्यता का विकल्प नहीं है। एंड आई होप कि आप लोग आंसर कर पाएंगे। वजह इसलिए आप आंसर कर पाएंगे क्योंकि अभी तुरंत ही लगभग मैंने इसके विषय में आप लोगों से बात किया, अभी तुरंत ही हमने इसके विषय में आप लोगों से बात किया है। लर्निंग डिसेबिलिटी को लेकर अभी तुरंत हमने आप लोगों से बात किया है। बताइए कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा है जो लर्निंग डिसेबिलिटी का टाइप नहीं है। बताइए, जल्दी से आंसर करेंगे। तो एक विकल्प का डिसलेक्सिया, उसके बाद लिखा एलेक्सिया। अब देखिए इसमें डिस्ट्रैफिया लिखा है, इसमें डिस्ग्राफिया लिखा है और इसमें एस्फिक्सिया लिखा है। तो एस्फिक्सिया कोई लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती है। हाँ, मैं ये जरूर मानूंगा कि हिंदी पे देखें डिस्ट्रैफिया दिया गया, डिस्ट्रैफिया नहीं, इसको डिस्ग्राफिया होना, दैट इज टाइपिंग एरर। ये क्या है, ये टाइपिंग एरर है। तो हम इस टाइपिंग एरर को डिनाई करेंगे। आप जब भी आपको कंफ्यूजन हो, कैसा कंफ्यूजन हो, जब भी आपको हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन हो, किसमें, हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन हो, तो हमेशा आयोग कौन से वाले ऑप्शन को कंसीडर करता है, तो आयोग हमेशा इंग्लिश वाले ऑप्शन को कंसीडर करता है। तो अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो डिसलेक्सिया दिया गया है, एलेक्सिया दिया गया, डिस्ग्राफिया दिया गया है और एस्फिक्सिया दिया गया है। तो एस्फिक्सिया कोई लर्निंग डिसेबिलिटी के तौर पे नहीं डिफाइन किया गया है।
ऊपर के 3 जो है इनको हम लर्निंग डिसेबिलिटी के तौर पे कंसिडर कर लेंगे। डिसलेक्सिया जो है मैंने आपको बताया कि यह कि वर्ड जबलिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं कि इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा सा को वाज पढ़ने लगता है, बी को डी पढ़ने लगता है, 6 को 9 पढ़ने लगता है। दैट इज द प्रॉब्लम। अलेक्सिया में मैंने आपको बताया कि डिसलेक्सिया का जो छोटा भाई जो है उसको हम अलेक्सिया बोलते हैं। और अलेक्सिया क्या है, तो अलेक्सिया क्या है, एक प्रकार का रीडिंग डिसेबिलिटी है। क्या है, एक प्रकार की रीडिंग डिसेबिलिटी है। डिस्ग्राफिया की बात करें तो डिस्ग्राफिया क्या है, यह एक प्रकार का राइटिंग डिसेबिलिटी है। क्या है, यह एक प्रकार का राइटिंग डिसेबिलिटी यानी कि लिखने संबंधी अक्षमता है। ठीक है, लेखन संबंधी जो डिसलेक्सिया समस्या होती है उसको हम डिस्ग्राफिया बोलते हैं। लिखने संबंधी, पढ़ने संबंधी को अलेक्सिया बोलते हैं। और जहां पे हम कई शब्दों के जो विकार है, क्रम उनका आगे पीछे कर देते हैं, जब हम शब्दों के क्रम को आगे पीछे कर देते हैं, शब्दों के क्रम को आगे पीछे कर देते हैं, तो पूरा का पूरा क्या बन जाता है, डिसलेक्सिया बन जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू मी यहां पे राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होना चाहिए था। अच्छा चलिए आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर मैं यहां पर लिख दूं, अगर मैं यहां पर लिख दूं क्या, अगर मैं लिख दूं ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, मैंने क्या लिखा, मैंने यहां लिखा ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया लिखा। अब मुझे बताइए, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया मैंने लिखा है, और जो भी विद्यार्थी मैं देख पा रहे हैं मुझे कमेंट करें कि ये ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया जो है यह किस प्रकार की डिसेबिलिटी है। बताइए, आप में से कोई उत्तर बताए कि अगर मैंने यहां ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया लिखा तो यह जो ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया है बेसिकली यह किस प्रकार की अक्षमता की श्रेणी में आएगा। कोई बता सकता है आप में से? बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान है। बताइए बताइए कि ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया को हम कौन सी टाइप की डिसेबिलिटी में कंसीडर करते हैं? आप में से कोई बताए? बताइए। तो ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया जो है ये क्या है, ये रेखा गणित संबंधी क्षमता है। क्या है, ये रेखा गणित वाली क्षमता है। कौन सी, रेखा गणित की। वैसे जो मैथ की डिसेबिलिटी होती है उसको डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को डिस्कैलकुलिया बोला जाता है, उसी को डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। पर ये रेखा गणित से संबंधित इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। एनीवे, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which of the following organization are mainly associated with policy making and quality control aspect of teacher education? अध्यापक शिक्षा से संबंधित क्वालिटी एजुकेशन और पॉलिसी मेकिंग के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? बताइए। Question is that which of the following organizations are mainly associated with policy making and quality control aspects of teacher education? CBSE, ICSSR, NCERT, SCERT और NCTE? What will be right answer for this question? बताइए, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा? साथियों आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गुणवत्ता नियंत्रण और इसके साथ नीति निर्माण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, आपको यह बताना है। क्या साथियों सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन। सीबीएसई का मतलब होता है सेंट्रल, क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन। अब नाम से आपको पता चल गया होगा कि इसका रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या है। सीबीएसई की भूमिका क्या है, जो स्कूली शिक्षा है उसके लिए, उसकी स्कूली शिक्षा के परीक्षा के लिए यह एक केंद्रीय बोर्ड है। इसका मतलब ये स्कूली शिक्षा संबंधित है और इसका कोई भी संबंध टीचर एजुकेशन के साथ नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका यहीं पर एलिमिनेट हो जाता है। और जैसे ही पहला आपका एलिमिनेट होगा, यह ऑप्शन और यह ऑप्शन आपके सीधे तौर पर एलिमिनेट हो जाते हैं। यही है एलिमिनेशन मेथड, इसको हम बोलते हैं। साथियों जब भी ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले आप देखो कौन नहीं होगा।
सबसे पहले ये देखो कौन नहीं होगा, और कौन नहीं होगा मैंने कह दिया कि सीबीएसई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीबीएसई का जो पूरा नाम होता है भाई वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन होता है। तो जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन हो गया तो एक वाला ऑप्शन ये होगा नहीं, इसमें शामिल है, इसमें शामिल है, इन दोनों को हमने एलिमिनेट कर दिया। साथियों एनसीटी की अगर मैं बात करूं तो एनसीटी का पूरा नाम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? नेशनल, क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसका पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। जैसे ही आपने इसका नाम लिया आपको एक बात तो समझ में आ गई कि सर एनसीटीई तो निश्चित रूप से शामिल होगा। क्यों शामिल होगा? क्योंकि यहां अध्यापक शिक्षा से ही संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो एक आंसर आपका पांचवा होना चाहिए। अब पांचवा अगर किसी विकल्प में नहीं है तो वह ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा इन दोनों में से। तो देखो इसमें आपका जो है पांचवा कहीं दिया नहीं गया है, इसलिए आपका यह ऑप्शन भी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, और आपको क्या मिल गया? सही उत्तर। यह है जादू वाला तरीका। यह कौन सा तरीका है? यह आपका जादू वाला तरीका है कि देखो भाई ऐसा है कि जब आपके पास कई सारे विकल्प हैं उनमें से आपको चुनना है तो आप एलिमिनेशन मेथड को अपनाइए। एलिमिनेशन मेथड हमने लगाया तो हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, और फिर हमने जब दूसरा लॉजिक लगाया कि एनसीटी का पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और टीचर एजुकेशन संबंधित प्रश्न भी है, तो इसका मतलब कि पांचवा होना मैंडेटरी है। इसमें पांचवा नहीं था तो इस ऑप्शन को भी हमने कह दिया चल भाई दौड़ से बाहर जा, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। ऐसे में साथियों आपका जो राइट आंसर वो सेकंड ऑप्शन हो जाए। अब है क्या साथियों? सेकंड ऑप्शन में दिया गया, थर्ड दिया गया है। थर्ड का मतलब है कि एनसीईआरटी, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी का पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एनसी एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये साथियों इसका पूरा नाम होता है। तो हमने क्या कर लिया? हमने एनसीईआरटी को ले लिया, हमने किसको ले? एनसीटीई को ले लिया, और एससीईआरटी को ले लिया। एससीईआरटी का स्टेट काउंसिल होता है, क्या होता है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्लियर है? तो कौन कौन सी संस्थाएं हमने ले ली भाई? हम लोगों ने जो संस्थाएं ले ली वो हमने एनसीटीई को ले लिया, एनसीईआरटी को ले लिया, और हमने किसको ले लिया? एससीईआरटी को ले लिया। अब क्या है, होता क्या है कि जब भी कोई पॉलिसी मेकिंग होती है तो भाई पॉलिसी मेकिंग जो होती है वो एनसीटीई तैयार करता है। कौन तैयार करता है? पॉलिसी जो है ना, पॉलिसी को तो कौन तैयार करता है? पॉलिसी मेकिंग का जो काम है टीचर एजुकेशन के लिए वो आपकी एनसीटी कहती है। गाइडलाइन तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ये तैयार करती है। इसमें जो टीचर्स को ट्रेनिंग देने का काम है, एनसीटी डायरेक्टली कोई ट्रेनिंग देती नहीं। अगर आप लोगों को पता हो तो एनसीटी कोई ट्रेनिंग नहीं देती है। ट्रेनिंग कौन देती है? अगर नेशनल लेवल की बात है तो नेशनल लेवल पर ट्रेनिंग जो एनसीईआरटी आपको प्रोवाइड कराएगा, एनसीईआरटी। और स्टेट लेवल पे आप आएंगे तो क्या कहते हैं? एससीईआरटी आपको ट्रेनिंग उपलब्ध कराता है। स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो सेंटर होते हैं, इसी के अंतर्गत डायट्स की स्थापना की जाती है, और जब डायट की स्थापना की जाती है तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टीचर एजुकेशन जो है ना, डायट जो आपका है, यही आपका क्या करता है? यह आपको शिक्षा भी प्रदान करता है, और इसके साथ साथ क्या करता है? जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शिक्षा भी देता है और क्या करता है? प्रशिक्षण भी देता है। तो प्रशिक्षण किस लिए देता है? गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए। और डायट किसके द्वारा संचालित? एससीईआरटी किसके द्वारा गवर्न होती है? एनसीईआरटी के द्वारा। तो इसलिए जो है जो क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो क्या है, जो क्वालिटी मैनेजमेंट है वो कौन करता है? तो क्वालिटी मैनेजमेंट का काम आपका जो है वो एनसीईआरटी और उसके साथ साथ एससीईआरटी कहते हैं, और जो पॉलिसी मेकिंग का काम है वो कौन करता है? एनसीटी करता है। इसलिए जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वह आपका ये हो जाएगा कि सर हमने क्या कर लिया? हमने इस वाले विकल्प को चुन लिया। मैंने पूछा कौन से विकल्प को, तो आपने कहा सर हमने सेकंड वाले ऑप्शन को चुन लिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों, एक और प्रश्न लेते हैं आज के सेशन में।
साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यों में शामिल है। द क्वेश्चन इज दैट, प्रश्न आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द फंक्शंस नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अभी हम इसी के विषय में बात कर, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की बात कर रहे थे। इसी को क्या कहता है? इसी को एनसीटीई कहा जाता है। अभी हम इसी के विषय में बात कर रहे थे। क्या क्या ऑप्शन दिया गया है? कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि शिक्षक शिक्षा संस्थानों में परीक्षा का आयोजन करना। तो भाई क्या एनसीटी परीक्षा का आयोजन करती है? सेकंड कह रहा है मेकिंग एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, determination and maintenance of standards in teacher education, preventing commercialization of teacher education, recruitment of faculty in teacher education institutions। और कह रहा है कि इसमें से आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। कह रहे शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में परीक्षा का आयोजन करना, क्या एग्जाम कंडक्ट करने का काम जो एनसीटी करती है, या फिर शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों का दाखिला कराना ये करती है, शिक्षक शिक्षा में मानकों का निर्धारण और अनुरक्षण करती है, शिक्षक शिक्षा का व्यवसायीकरण होने से रोकती है, शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में शिक्षक सदस्यों की नियुक्ति करती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? What will be right answer for this question? Let's talk about it. सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की, that is saying that conducting examination in teacher education institution। देखिए शिक्षक शिक्षा के जितने भी संस्थान हैं उसमें एग्जाम हेल्ड करने का जो काम है वह आपका एनसीटी नहीं करती है। एनसीटीई इज लाइक ओनली एंड ओनली पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन। वो केवल और केवल नीतियों का निर्धारण करती है, नियमों का निर्माण करती है, और वो इस चीज के ऊपर फोकस्ड होती है कि कैसे व्यवसायीकरण को रोका जाए, शिक्षा के व्यवसायीकरण को, अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण को कैसे करके रोका जाए। तो पहला स्टेटमेंट इज, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो प्रश्न ये उठता है कि सर एक बात बताइए, अगर शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में परीक्षाओं का आयोजन एनसीटी नहीं करती है तो कौन करता है? तो भैया शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में जो यूनिवर्सिटी होती है ना, यूनिवर्सिटी लेवल पर एग्जाम का आयोजन किया जाता है, यूनिवर्सिटी लेवल पर। और आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है वो किसके रेगुलेशंस पे चलती है? तो यूजीसी के रेगुलेशंस पे चलती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो नियम कायदे कानून है उसके आधार पर विश्वविद्यालयों का संचालन किया जाता है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने बीएड किया होगा, बहुत सारे लोगों ने बीएड किया होगा, बहुत सारे लोगों ने एमएड किया होगा, मे भी कुछ लोगों ने डीएलएड भी किया होगा। तो कौन एग्जाम आपका आयोजित कराया था? अगर आपने बीएड किया है, आपने एमएड किया है, तो रिलेटेड यूनिवर्सिटी ने ही आपका एग्जाम आयोजित किया होगा। जिस विश्वविद्यालय से आपने या महाविद्यालय से आपने बीएड किया होगा, एमएड किया होगा, उसी से रिलेटेड या उसी यूनिवर्सिटी ने, अगर आपने कॉलेज से किया है बीएड एमएड तो ऑब्वियसली जिससे एफिलेटेड आपका कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी ने आपका एग्जाम कराया होगा। और अगर आपने यूनिवर्सिटी कैंपस से ही किया है तो आपके एग्जाम को यूनिवर्सिटी ने ही ऑर्गेनाइज किया होगा, इसमें एनसीटी का कोई रोल नहीं था। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे ये एरर हुआ तो देखो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड कह रहा है शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों का दाखिला करना। आपका एडमिशन बीएड में एनसीटी ने कराया था, एमएड में आपका एडमिशन एनसीटी ने लिया था? नहीं लिया था। आई थिंक कि उस टाइम तक तो आपको एनसीटी के बारे में पता भी नहीं रहा होगा। जब आपने बीएड या एमएड में आपने एडमिशन लिया होगा तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को एनसीटी के बारे में पता रहा होगा। तो एडमिशन कैसे? एडमिशन होता तो कहीं उसका रोल होता, थोड़ा बहुत तो पता चलता। तो एनसीटी एडमिशन लेने का भी काम नहीं, माफ कीजिए, सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। एनसीटी जो वो विद्यार्थियों का दाखिला भी नहीं लेती है, वो आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे ही होता है। तो पहला और दूसरा दोनों एरर हो गया। पहला एरर है इसलिए ये आपका स्टेटमेंट जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट एरर है इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब बात बचती है तीसरे और चौथे में, चौथे और पांचवें में। तीसरा कह रहा है कि शिक्षक शिक्षा में मानकों का निर्धारण और अनुरक्षण, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन टीचर। अभी इसी पे तो बात करके हम लोग आए हैं ना, बात करके आए हैं, आप यहां से बात करके आए हैं। इसका मतलब ये वाला जो काम है ना, ये वाला काम एनसीटी करती है, एनसीटी वाला काम करती है। जब ये वाला काम एनसीटी करती है तो इसमें तो कहीं तीसरा दिया नहीं गया है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। बचा आपके पास क्या? बचा आपके पास केवल चौथा विकल्प, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या करती है? करती है कि शिक्षक शिक्षा का व्यवसायीकरण होने से एनसीटी रोकती है,
और क्या करती है, तो वह शिक्षक शिक्षा के नियमों का निर्धारण करने का काम भी एनसीटी करती है। अब बात यह आती है कि एक बात बताइए सर, ये जो शिक्षक शिक्षा संस्थाएं है ना, इसमें शिक्षक सदस्यों की नियुक्ति कौन करती है? आपके यहां जो बीएड वाले कॉलेज हैं उसमें नियुक्ति कैसे हुई है? क्या एनसीटी ने किया? ना, एनसीटी ने, आयोग ने किया है। उसके लिए भर्ती बोर्ड है, भर्ती बोर्ड है, या बहुत सारे नियुक्तियां ऐसी भी होती हैं जो विश्वविद्यालय आधारित होती हैं, तो चाहे भर्ती बोर्ड वो देखेगा या फिर विश्वविद्यालय स्तर पर देखा जाएगा, लेकिन टीचर्स की जो नियुक्ति अपॉइंटमेंट है उसमें भी एनसीटी का कोई रोल नहीं होता है। तो यह भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल और केवल थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए साथियों, एक और प्रश्न की बात करते हैं। वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट, यह समझने में समर्थ बताने के लिए कि बच्चे कैसे बढ़ते हैं और सीखते हैं, शिक्षक प्रशिक्षुओं को एक पाठचर्या बनाई जानी चाहिए। यह पाठचर्या कौन सी होगी? मतलब आपको यह बताना है, यह आपको समझना एज अ टीचर कि बच्चे, हाउ चिल्ड्रंस ग्रो अप, बच्चे बड़े कैसे होते हैं, हाउ दे थिंक, वो कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे समझते हैं। अगर आपको यह समझना है तो इसके लिए आपको कौन सी पाठचर्या की आवश्यकता है? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, एजुकेशनल फिलॉसफी की आवश्यकता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की आवश्यकता है, या फिर आपका एजुकेशनल सोशोलॉजी की आवश्यकता है। साथियों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एज ए प्रिंसिपल के रूल में रहना है, आपको लीडरशिप वाली एबिलिटी को टेस्ट करना है, अगर आपको एक अच्छा प्रधानाचार्य बनाना है, आपको एक अच्छा प्रशासक बनाना है, तो फिर उसको एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ाइए। ठीक है, अगर उसमें इस प्रकार की चीजों को विकसित करना है कि वो ये समझने की आवश्यकता महसूस करे कि क्यों, वाई इज दिस हैपनिंग, तो फिर उसको आप एजुकेशनल फिलॉसफी पढ़ाइए, उसकी विचार शक्ति को विकसित कीजिए। अगर उसे यह समझाना कि क्या पढ़ाएं, व्हाट शुड बी टीच, पढ़ाया क्या जाना चाहिए, अगर आप ये बताना चाहते हैं, किसी टीचर को ये सिखाना चाहते हैं जो कि समाज की आवश्यकता पर आधारित हो, तो फिर आप उसको एजुकेशनल सोशोलॉजी पढ़ाइए। एंड इफ यू थिंक अबाउट टू लर्न हाउ द स्टूडेंट्स ग्रो अप, हाउ द स्टूडेंट्स थिंक, हाउ दे अंडरस्टैंड द फैक्ट एंड अदर थिंग्स, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो फिर आप उस टीचर को, जो आपका पुपिल टीचर है, जो ट्रेनिंग टीचर है, उसको आप एजुकेशनल साइकोलॉजी बताइए। एजुकेशनल साइकोलॉजी बेसिकली क्या करता है, वो शिक्षकों में इस चीज को विकसित करता है कि वह बच्चों को समझ पाए। प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे होते हैं, अपर प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे होते हैं, बेसिकली उनको पढ़ाना नहीं होता है, उनको पढ़ना होता है। एज अ टीचर यू हैव टू रीड देम, आपको ने पढ़ना होगा। छोटे बच्चों को, आप छोटे बच्चों को पढ़ाते नहीं है, आप छोटे बच्चे को सिखाते हैं। आप बच्चे को खुद पढ़ते हैं उसकी क्षमता के विषय में, उसके पोटेंशियल के विषय में, उसके इंटरेस्ट के विषय में, किन चीजों में उसकी रुचि नहीं, आप ये समझने का प्रयास करते हैं। उसकी क्षमता क्या है, उसके कमजोर पहलू क्या है, उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है। और जब आप इन चीजों को समझ जाते हैं और इनको समझने के बाद आप उस बच्चे को गाइड करते हैं, उसके लिए फैसिलिटेटर के रोल में होते हैं, सुविधा प्रदाता के रूप में होते हैं, तो आप सबसे प्रभावशाली शिक्षक और आपका शिक्षण सबसे प्रभावशाली होता है। यह होता है एक बच्चे के लिए एक शिक्षक के तौर पर। आप उसको ज्ञान नहीं दे सकते हैं अपना, यू कैन नॉट ट्रांसफर योर ओन नॉलेज, आप अपना ज्ञान नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। बिकॉज आज का जो बच्चा है, जब वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात करता है, जब वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाती है, तो इसमें इस बात के ऊपर बल दिया जाता है हाउ दे थिंक, हाउ दे लर्न, वो कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं। और इसमें रोल ऑफ अ टीचर जस्ट एज अ फैसिलिटेटर केवल और केवल एक सुविधा प्रदाता की होती है, नॉट मच मोर देन दिस। इससे ज्यादा और कुछ आपकी भूमिका नहीं होती है। तो उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी है कि आप एजुकेशनल साइकोलॉजी की समझ रखें, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बताइए, कोई डाउट कंफ्यूजन है तो एक बार कमेंट करेंगे। किसी कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों,
शिक्षक शिक्षा में व्यवस्थित सुधार हेतु निम्नलिखित में से किन कदमों के समुच्चय को अपनाना चाहिए? मतलब टीचर एजुकेशन जो है उसमें आप सुधार करना चाहते हैं, तो सुधार करने के लिए आप कौन कौन से कदम उठाएंगे, कौन कौन से आवश्यक स्टेप उठाएंगे? ठीक है, कह रहा है कि फॉर द systematic improvement of teacher education, which are the following steps should be taken? कौन से कदम उठाने आपको चाहिए? शिक्षकों की मांग और आपूर्ति का आकलन किया जाना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द टीचर्स शुड बी असेस्ड। शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में अकादमिक सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए। एकेडमिक सपोर्ट इन द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बी इंश्योर्ड। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाना चाहिए। करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन कोर्सेज शुड बी अपडेटेड। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की आवधिक रूप से निगरानी की जाए। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी मॉनिटर्ड पीरियडिकली। ना भाई, आवधिक रूप से नहीं, बल्कि वो सतत रूप से आप जो है टीचर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको आपको वॉच करना चाहिए। फिर कह रहा है कि सतत रूप से पेशागत विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाए। तो भाई फिफ्थ वाले ऑप्शन के तो साथ में जाऊंगा, ये पांचवा सही है। अब पांचवा जिसमें नहीं, आई थिंक दैट कैन नॉट बी करेक्ट ऑप्शन, वो सही नहीं हो सकता। सबसे पहले हम इसको ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, इसको हम खटाक से बाहर कर देंगे। कह रहे शिक्षकों की मांग और आपूर्ति का आकलन किया जाए। डेफिनेटली अगर आप क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी क्षेत्र में, दैट कैन बी एनी सेक्टर, वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, अगर आप किसी भी क्षेत्र में बेहतर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू असेस द नीड एंड सप्लाई। You have to assess the demand and supply of the your employee। आपको आपके कर्मचारियों की डिमांड और उनकी जो पूर्ति है इसको असेस करना पड़ेगा। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप दैनिक मजदूरी करवा रहे हैं, आप साप्ताहिक करवा रहे हैं, आप पेशेवर हैं, आप नॉन पेशेवर, कैसे भी आप हैं, आपको सबसे पहले यह काम करना पड़ेगा। तो आई थिंक कि आप सबसे पहले फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को करेक्ट करेंगे। जब हम फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को यहां पर करेक्ट करेंगे, इसका मतलब है कि एंड बोथ ऑप्शन इज गोइंग एलिमिनेटेड, बाकी बाहर हो जाएंगे। फोर्थ कह रहा है कि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की आवधिक रूप से निगरानी की जाए। और पांचवा कह रहे हैं सतत रूप से पेशागत विकास कार्यक्रम। देखिए, शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में अकादमिक सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए और शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाना चाहिए। तो यहां पे आप क्या कीजिए, आप फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ जाइएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट अंतिम प्रश्न हमारा आज का है, कह रहा है कि शिक्षक पाठ्यक्रमों में प्रयोगात्मक कार्य के घटकों को शामिल करने का प्रावधान क्या है? द कंपोनेंट्स ऑफ प्रैक्टिकम इन टीचर एजुकेशन कोर्सेज आर इंक्लूडेड टू प्रोवाइड। क्या है? प्रशासनिक अनुभूति के लिए है, व्यावसायिक प्रवीणता के अर्जन हेतु है, यह संस्थागत समस्याओं को निपटाने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर जो है यह आपको क्या करना है, यह आपको वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में करना है, क्योंकि यह सेशन का अंतिम प्रश्न था। तो आपको हमने गृह कार्य भी दे दिया है। साथियों, अगर आप हमारी बैट 2026 के क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन द ऑफिसर एकेडमी को इंस्टॉल कर लीजिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, संस्कृत, एजुकेशन, उर्दू, ये बैचेस हमारे पास उपलब्ध है। विशेष तौर पर मैं आप सभी के साथ इस वाले बैच के साथ जुड़ूंगा। पेपर टू एजुकेशन की क्लास के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ा करूंगा। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख पाएंगे तो आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियोस को देख सकते हैं। हम आपको बोर्ड पीडीएफ देंगे, चैप्टर वाइज नोट्स देंगे और साथ ही साथ हम आपको एमसीक्यू भी उपलब्ध कराएंगे और हम बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन का भी साथियों प्रयोग करेंगे। फिलहाल आज के सेशन में साथियों हमारा आपका साथ यहीं तक था। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। हमारी आपकी मुलाकात कल पुनः होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।